कहानी की शुरुआत में हम एक खूबसूरत फाइटर को देखते हैं जिसका नाम फेंग यू है, जो फाइटिंग कर रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फेंग यू अपने ग्रैंडफादर से मिलने आती है। वो चाहते हैं कि फेंग यू आगे जाकर उनकी कंपनी को संभाले, पर फेंग यू इसके लिए मना करती है क्योंकि वो कहती है कि उसे अपना करियर MMA फाइटिंग में बनाना है। वो उनको एक यूनिवर्सिटी का लेटर भी दिखाती है जहाँ वो ज्वाइन करना चाहती है। इसी बीच हमारी मुलाकात हमारे मेल लीड से होती है जिसका नाम मैंग टियान है। वो बहुत ही काइंड और केयरिंग नेचर का है जिसे फाइटिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अपने दोनों छोटे भाई बहनों को संभालने का काम करता है क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें बचपन में ही छोड़ गए थे। मैंग टियान का छोटा भाई फेंग यू को बहुत पसंद करता है क्योंकि वो भी उसके जैसे फाइटर बनना चाहता है। एक दिन मैंग टियान को अपने बॉस से एक्स्ट्रा काम मिलता है। उसका बॉस उसे उनके एक लॉयल कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करने के लिए बोलता है। वो उसके फास्ट और एक्सीलेंट काम की तारीफ करता है और मैंग टियान उसके फेवरेट वर्कर्स में से एक है। मैंग टियान अपनी बाइसिकल लेकर ऑर्डर डिलीवरी करने निकल जाता है। तभी उसका ध्यान एक बुजुर्ग आंटी पर गया जो कि फ्रूट से भरी कार्ट लेकर जा रही थी। अचानक उनके हाथ से वो कार्ट छूट गया। इस वजह से सारे फ्रूट्स जमीन पर गिरने लगे। बिना कुछ सोचे मैंग टियान कार्ट का पीछा करने लगा। तभी फेंग यू वहाँ से गुजर रही थी। वो कार्ट उसी की तरफ आ रहा था। ये देखकर फेंग यू ने उस कार्ट को एक किक मारी और मैंग टियान ये देखकर चौंक गया और वो बुजुर्ग आंटी फेंग यू पर गुस्सा हुई। पर फेंग यू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो चुपचाप उस आंटी के पास गई और उनके नुकसान के बदले उन्हें पैसे देकर वहाँ से जाने लगी। मैंग टियान को ये देखकर अच्छा नहीं लगा कि ये लड़की आंटी को सॉरी कहे बिना ही जा रही है। उसे फेंग यू का एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके बाद फेंग यू अपने मार्शल आर्ट मास्टर को मिलने गई। इसी बीच मैंग टियान भी वहाँ पर अपना ऑर्डर डिलीवर करने पहुँच गया। दरअसल फेंग यू का मास्टर ही मैंग टियान के बॉस का कस्टमर था। इस तरह वो दोनों फिर से एक दूसरे के सामने आते हैं, पर फेंग यू मैंग टियान से दूरी बनाती है। कुछ समय बाद वो तीसरी बार फिर से एक दूसरे से एक वाटर फाउंटेन के पास मिलते हैं जहाँ दोनों ही विश मांगने आए थे, पर वो एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे। इसके बाद मैंग टियान को यूनिवर्सिटी से इनविटेशन मिलता है जिससे वो बहुत खुश हुआ, पर दूसरे ही वक्त वो सैड हो गया क्योंकि उसे अपने दोनों भाई बहनों को भी संभालना था। तभी उसके बॉस ने उसके इस प्रॉब्लम में उसकी मदद की। उन्होंने मैंग टियान को अपने एक दोस्त से मिलवाया जिसने उसे सिटी में जॉब ढूंढने में हेल्प की। इसके बाद मैंग टियान उस सिटी में शिफ्ट हो गया जहाँ उसकी यूनिवर्सिटी थी। अपने सिबलिंग्स के साथ उसने एक सिंपल सा घर रेंट पे ले लिया। कैंपस के पहले दिन मैंग टियान ने कुछ अजीब सी बात नोटिस की। उसने देखा कि उसके पास सारे फीमेल स्टूडेंट ही दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा कोई भी मेल स्टूडेंट वहाँ पर नहीं था। तभी उसे रियलाइज हुआ कि उस यूनिवर्सिटी में सिर्फ वो ही एक मेल स्टूडेंट है, जिसकी वजह से सारी फीमेल स्टूडेंट्स उसे परेशान करने लगती हैं। उनसे बचकर वो पास वाले पार्क में चला गया जहाँ चौथी बार वो फेंग यू से मिलता है। उसे वहाँ देखकर फेंग यू भी हैरान रह जाती है, पर वो मैंग टियान को एटीट्यूड दिखाकर वहाँ से जाने लगती है। जाते वक्त उसका बैग मैंग टियान के हाथ को लगता है और उसे खरोंच आ जाती है। उससे माफी मांगने के बजाय फेंग यू उसे पैसे देकर वहाँ से जाने लगी। तभी मैंग टियान ने उसे रोकते हुए कहा कि मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मुझे सॉरी भी तो बोलना चाहिए था। इसके बाद उसने उस दिन वाले हादसे का भी जिक्र किया जब फेंग यू ने आंटी की कार्ट को किक किया था। यहाँ पर फेंग यू ने जवाब दिया कि उस वक्त उसने एक छोटे बच्चे को बचाने के लिए उस कार्ट को किक किया था। इसके बाद हम मैंग टियान को क्लासरूम में देखते हैं। क्लास के पहले दिन वो अपनी स्टडी में ध्यान नहीं दे पा रहा था क्योंकि उसके अलावा वहाँ पर एक भी मेल स्टूडेंट नहीं था और इस वजह से सभी गर्ल स्टूडेंट का ध्यान उसी की ओर जा रहा था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि फेंग यू को अपने बचपन की बात याद आती है जब उसके मॉम डैड एक बेटे की चाह रखते थे और स्कूल में उसे एक लड़के की तरह भेजते थे। हर किसी को लगता था कि फेंग यू एक लड़का है और ऐसा तब तक चला जब तक उसके छोटे भाई फेंग जो का जन्म नहीं हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि मैंग टियान अपने छोटे भाई मैंग लैंग की आवाज सुनता है जो नींद में बड़बड़ा रहा था, जहाँ पर उसने MMA की फाइटर क्वीन का नाम लिया था। मैंग टियान को रियलाइज होता है कि उसका भाई जिसे एडमायर कर रहा था वो फेंग यू है। जिसके बाद वो फेंग यू का कार्ट वाला इंसिडेंट याद करता है जब उसके कोल्ड बिहेवियर से वो नाराज हुआ था। इसके बाद वो पार्क में उनकी बहस को भी याद करता है। इसी के साथ वो अपनी मॉम को याद करता है जो उन्हें पास्ट में उनके शराबी डैड के पास छोड़कर चली गई थी। अगले दिन मैंग टियान अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैंपस में जाता है।
उसका कहना है कि यूनिवर्सिटी की सर्विसेज बहुत ही खराब हैं। वहाँ पर मेंस रेस्टरूम की कमी है। दरअसल वो इसलिए यूनिवर्सिटी छोड़ देना चाहता है ताकि वो फेंग्यू को नजरअंदाज कर सके, पर ये बात वो कैंपस ऑफिशियल लुकाई को नहीं बताता। मैंगटियान जब उसे रेस्टरूम के प्रॉब्लम के बारे में बताता है तब लुकाई उसे वर्क ऑर्डर की लिस्ट दिखाते हुए कहता है कि उनके लिए मेंस रेस्टरूम का काम चल रहा है और वो लगभग तैयार हो गया है। यहाँ तक कि रेस्टरूम के बाहर मैंगटियान का चेहरा इस्तेमाल किया गया था। ये देखकर वो उससे कुछ बोल नहीं पाता। इन सब के बावजूद भी मैंगटियान यूनिवर्सिटी छोड़ना चाहता है, पर लुकाई उसे एक कंडीशन देते हुए कहता है कि अगर वो यूनिवर्सिटी छोड़ना चाहता है तो उसे एक विड्रॉल लेटर एक बिल्डिंग के मेल बॉक्स में डिपॉजिट करना होगा। मैंगटियान को लगा कि ये काम काफ़ी आसान है, पर जब वो उस बिल्डिंग के पास जाता है तब उसे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जहाँ पर कुछ फीमेल फाइटर उस जगह पर गार्ड का काम कर रही थी और मैंगटियान को उन फाइटर्स से पहले फाइट करना पड़ता है। इस तरह उसने सबसे फाइट की, पर तभी एक और फाइटर मैंगटियान को किक करके उसे नीचे जमीन पर गिरा देती है। मैंगटियान वापस लुकाई के पास आकर शिकायत करता है। आखिरकार लुकाई उसकी ट्यूशन फीस पर डिस्काउंट देकर उसे एक ऑफर देता है, जो सुनकर मैंगटियान खुश हो जाता है और उसने कैंपस में अपनी पढ़ाई जारी करने का फैसला किया। इसके बाद मैंगटियान अपनी क्लास में पहुंच गया, जहां पर उसने नोटिस किया कि फीमेल स्टूडेंट्स का क्लासरूम में पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था और वो लोग कुछ अलग ही एक्टिविटीज में बिजी थे। उसे लगा कि सिर्फ वो ही है जो टीचर की बातों पर ध्यान दे रहा है। कैंपस के हेड शाओ जेंग ने भी ये बात नोटिस की और उसने एक और मेल स्टूडेंट को रिक्रूट करने का फैसला किया। उन्होंने तुरंत ही ब्रोशर्स के जरिए अनाउंसमेंट की, लेकिन ये बात बहुत ही अजीब थी कि कैंपस में सिर्फ ताइक्वांडो और बॉक्सिंग जैसे स्पोर्ट्स की ही अवेलेबिलिटी के बारे में बात की जा रही थी, जिन सबको फीमेल स्टूडेंट द्वारा पूरा किया गया था। फेंग्यू उनमें से फेमस फीमेल फाइटर थी, जिसे क्वीन ऑफ एमएमए के नाम से भी जाना जाता था। सारे कैंपस के स्टूडेंट्स ने स्पोर्ट्स को ज्वाइन किया था। उनके साथ मैंगटियान भी था, पर उसे कंफ्यूजन था कि वो इनमें से कौन सा स्पोर्ट्स ले। एक दिन फेंग्यू और बॉक्सिंग क्लब की हेड जाओमी, जो कि उसकी दोस्त है, उन दोनों के बीच में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस हो रही थी। मैंगटियान ने जब उन दोनों लड़कियों को बॉक्सिंग करते हुए देखा तो उसे अपने डैड की याद आती है, जो कि एक बॉक्सर हुआ करते थे। यहाँ हम देखते हैं कि उसके पास अपने डैड की कुछ ज़्यादा अच्छी यादें नहीं थी, इस वजह से वो वहाँ से चला गया। फेंग्यू ने ये बात नोटिस की और वो गहरी सोच में पड़ गई। थोड़े दिनों बाद मैंगटियान फूड डिलीवर करने जा रहा था, तब उसकी नज़र एक छोटे बच्चे पर पड़ी। उसने देखा कि उस बच्चे को कुछ गुंडे जबरदस्ती कहीं ले जा रहे थे। उसने उस बच्चे की मदद करने का फैसला किया। उसने उन गुंडों को ऐसा शो किया कि वो उस बच्चे को पहले से जानता है, ताकि वो उन्हें गुमराह कर सके। ये देखकर वो छोटा बच्चा वहां से भाग निकला, जिसकी वजह से उन गुंडों ने मैंगटियान को पकड़कर उसकी पिटाई की। इसी के साथ उसका फूड डिलीवरी बॉक्स भी डैमेज कर दिया। मैंगटियान उन गुंडों को नहीं मार सका। तभी फेंग्यू और उसकी दोस्त वहां से गुजर रही थी। उन्होंने देखा कि मैंगटियान को वो गुंडे तंग कर रहे हैं और उन गुंडों को पता नहीं था कि फेंग्यू और उसकी दोस्त के पास मार्शल आर्ट्स स्किल है। फेंग्यू और उसकी दोस्त ने मिलकर उन गुंडों की जमकर पिटाई की। इसके बाद हम देखते हैं कि फेंग्यू की दोस्त, जिसका नाम यान है, उसने मैंगटियान की ओर दौड़ते हुए तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और वो उससे अपनी क्लोजनेस दिखाने लगी। ये देखकर फेंग्यू को अच्छा नहीं लग रहा था। फेंग्यू ने मैंगटियान को मार्शल आर्ट क्लब ज्वाइन करने की सलाह दी, पर मैंगटियान को उसमें दिलचस्पी नहीं थी। उसने फेंग्यू को थैंक्स बोला और वो वहां से अपने काम पर चला गया। जब वो अपनी लोकेशन पर लौटा तो उसने नोटिस किया कि उसका डिलीवरी बॉक्स पूरी तरह से खराब हो चुका था। इस वजह से मैंगटियान का कस्टमर गुस्सा हुआ और उस पर चिल्लाया। तभी वहाँ पर फेंग्यू आती है। वो कस्टमर फेंग्यू का छोटा भाई फेंगजो था। उसने अपने भाई की ये बात नोटिस की और अपने भाई का कान खींचते हुए उसे चुप कराया, और फेंग्यू ने मैंगटियान को फिर से एक बार मुसीबत से बचा लिया, इसलिए उसने उसको थैंक यू बोला। मैंगटियान घर लौटता है, तभी उसके छोटे भाई बहन उससे नाराज होते हैं क्योंकि वो उनका फेवरेट फूड लाना भूल गया। मैंगटियान सोचने लगता है कि वो कम पैसों में किस तरह से अपने भाई बहन की ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। इसी बीच फेंग्यू अपने रूम में खड़ी होकर अपने पूरे दिन के बारे में सोच रही थी। तभी वो सैड हो गई ये सोचकर कि किस तरह से उसकी दोस्त ने मैंगटियान का हाथ पकड़ लिया था। अगली सुबह फेंग्यू किसी की ग्रेव को विजिट करने जाती है, जिसका वो बहुत सम्मान करती थी। वो उसके अंकल थे जी मियान। उसके अंकल इकलौते इंसान थे जो उसकी हमेशा परवाह किया करते थे।
वो अपने अंकल के ग्रेव के सामने प्रे करके जा रही थी। तभी वहाँ पर मैंगटियान आता है। वो भी वहाँ पर उन्हीं की ग्रेव को विजिट करने आया था। इसके बाद हम देखते हैं कि फेंग्यू और उसके दोस्तों को पिछले दिन कैंपस के बाहर फाइटिंग करने की वजह से मिस्टर लुकाई डांट रहे थे। इस वजह से उन सबको पनिशमेंट भी मिली, पर मैंगटियान को मिस्टर लुकाई ने कोई पनिशमेंट नहीं दी। इसके साथ ही उसे कैंपस की ओर से स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलती है। वो इस बात से असहज फील करता है क्योंकि उसे बचाने के लिए ही उसके दोस्तों ने गुंडों से फाइट की थी। मैंगटियान ने टीचर से खुद के लिए भी पनिशमेंट मांगी क्योंकि उसे लगता है कि ये सब उसकी वजह से ही हुआ था। ये सुनकर मिस्टर लुकाई उन गर्ल्स को मैंगटियान को मार्शल आर्ट सिखाने की पनिशमेंट देते हैं क्योंकि कैंपस अपने इकलौते मेल स्टूडेंट को खोना नहीं चाहता था। जब यैन ने ये बात सुनी तो वो खुश हो गई और मैंगटियान के और नजदीक चली गई। फेंग्यू चुपचाप उसे देख रही थी। उसे ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ दिनों बाद फेंग्यू मैंगटियान को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने आती है। वो उन दोनों के बीच मार्शल आर्ट डुएल की अनाउंसमेंट करती है और बुलेटिन बोर्ड पर पोस्ट कर देती है, पर मैंगटियान को इस बात का कोई आइडिया नहीं था। इस वजह से वो ये देखकर चौंक जाता है। सभी गर्ल्स उसे एनकरेज करने लगती हैं। वो फेंग्यू के पास जाकर उसे कहता है कि उसके पास इन सब के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। ये सुनकर फेंग्यू नर्वस हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि मैंगटियान उसे इस बात के लिए अप्रिशिएट करेगा, पर उन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होती है और मैंगटियान वहाँ से चला जाता है। उसकी दोस्त जियोमी उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहती है कि शायद फेंग्यू मैंगटियान को पसंद करने लगी है। वो उसे मैंगटियान से माफी मांगने की सलाह देती है। वो दोनों मैंगटियान के वर्क प्लेस पर पहुंच जाते हैं, पर वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि फाइटिंग की वजह से मैंगटियान ने वो जॉब छोड़ दी है। फेंग्यू को उसकी बाइसिकल के बारे में याद आता है जो गुंडों की वजह से डैमेज हुई थी, इसलिए वो मैंगटियान के लिए एक अच्छी बाइसिकल खरीदने के लिए शॉप पर जाती है। वो शॉप से निकलकर जब बाइसिकल चलाते हुए जा रही थी तो मन ही मन में मुस्कुरा रही थी, ये सोचकर कि मैंगटियान को ये साइकिल बहुत पसंद आएगी। तभी फेंग्यू को ये एहसास हुआ कि वो मैंगटियान के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही है। इसी बीच मैंगटियान ने अपनी पुरानी जॉब छोड़ दी और अब वो कैफे में एज अ क्लोन काम कर रहा था। फेंग्यू को रास्ते में उसकी दोस्त मिलती है। दरअसल फेंग्यू दिखने में खड़ूस थी, पर वो बहुत ही शाय गर्ल थी, इसलिए वो अपने दोस्त को मैंगटियान को साइकिल देने में मदद करने को कहती है, पर वो उसके लिए मना करती है और फेंग्यू से कहती है कि उसे खुद जाकर मैंगटियान को साइकिल देनी चाहिए। जब वो मैंगटियान के घर पहुंचते हैं तो यैन वहां पर पहले से ही होती है। ये देखकर फेंग्यू डिसअपॉइंट होती है। मैंगटियान ने तीनों को अपने घर में इनवाइट किया। उसका छोटा भाई अपनी आइडल फेंग्यू को अपने घर में देखकर बहुत खुश होता है। दोनों भाई बहन ने उन्हें कार्ड खेलने के लिए इनवाइट किया, जिस वजह से उनमें एक प्यारा सा माहौल बन जाता है। फेंग्यू बहुत ही खुश नजर आ रही थी। वो सब बहुत एंजॉय करते हैं, पर उसी वक्त एक कॉकरोच वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर सब घबरा गए और यहाँ वहाँ दौड़ने लगे। इसी बीच हम देखते हैं कि फेंग्यू मैंगटियान की गोदी में थी। उसे जब इस बात का एहसास हुआ तो उसने फेंग्यू को छोड़ दिया, जिस वजह से वो नीचे जमीन पर गिर गई। फेंग्यू ने मैंगटियान को बाहर बात करने के लिए बुलाया, जहाँ वो उसे बाइसिकल देना चाहती थी, पर मैंगटियान ने उसे ये कहकर लेने से मना कर दिया कि ये साइकिल उसके काम के लिए सुटेबल नहीं है। ये सुनकर फेंग्यू गुस्सा हो गई और उसने अपने दोस्तों को वहां से वापस चलने के लिए कहा। इसी बीच मैंगटियान का छोटा भाई फेंग्यू के घर आने पर बहुत खुश था। वो मैंगटियान को उसके स्कूल में टाइक्वांडो क्लब ज्वाइन करने के लिए कहता है, पर मैंगटियान ये सुनकर उदास हो गया और उसने अपने भाई को मना कर दिया। उसे याद आया कि किस तरह से उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई थी, क्योंकि उसके डैड की वजह से किसी इंसान की फाइटिंग में मौत हो गई थी। घर में हम देखते हैं कि फेंग्यू, जो कि मैंगटियान को याद करके परेशान हो रही थी कि क्यों वो उसके लिए इतना सोच रही है, और फिर इसके बाद उसने अपना ध्यान उससे हटाने की पूरी कोशिश की। अगले दिन फेंग्यू और मैंगटियान को यूनिवर्सिटी में बिना परमिशन के मैच अरेंज करने की वजह से डांट मिलती है और उन दोनों को एक साथ स्विमिंग पूल क्लीन करने की पनिशमेंट भी दी जाती है। शुरू में तो वो दोनों एक दूसरे से काफी असहज महसूस कर रहे थे, फिर कुछ देर बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो दोनों पानी में एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। ये देखकर उनकी स्टाफ गार्ड ने उनके पैर बांधकर पूल के चारों ओर ध्यान देकर सफाई करने की पनिशमेंट दी। पूल साफ करके दोनों थक जाते हैं और वो वहीं पर रिलैक्स करने लगते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उनके पैर अभी तक एक दूसरे से बंधे हुए हैं। उस वक्त फेंग्यू ने नोटिस किया कि मैंगटियान गहरी नींद में सोया है। वो साहस करके उसके नजदीक जाकर उसे देखने लगती है, पर तभी अचानक मैंगटियान उठ जाता है और उसे पता चला कि फेंग्यू उसी को देख रही थी। इस बात से वो दोनों ऑकवर्ड फील करते हैं और फेंग्यू तुरंत वहाँ से उठकर जाने लगती है।
फेंग्यू यहाँ अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज दिखाई देती है, पर तभी वहाँ से उसके दो दोस्त जा रहे थे जो कि आपस में बात कर रहे थे कि क्या होता है जब कोई प्यार में पड़ जाता है। फेंग्यू ने नोटिस किया कि वो लोग जो कह रहे हैं वो सब बातें उससे परफेक्टली मैच हो रही थी। वो अपने हाथ को अपने दिल पर रखकर उन दोनों के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है। बार बार उसे मैंगटियान का ख्याल आता रहता है। कुछ दिनों बाद मैंगटियान और उसका छोटा भाई एक लड़के से टकराते हैं जिसका नाम यी चैन है, जो मैंगटियान को स्कूल में बुली किया करता था। इस वक्त उसने मैंगटियान को अपने घुटनों के बल नीचे बैठने को कहा। मैंगटियान ने उसकी बात मान ली। यी चैन उसका मजाक उड़ाकर उस पे हंस के वहाँ से चला जाता है। ये देखकर मैंगटियान के छोटे भाई बहन को मैंगटियान को इस तरह से हेल्पलेस देखकर बुरा लगता है। यहाँ तक कि उसका छोटा भाई उसे कहता है कि वो अगर खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो वो अपने छोटे भाई बहन को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। मैंगटियान ने फेंग्यू की बातों के बारे में भी सोचा जिसने उसे यही सलाह दी थी, जिस वजह से मैंगटियान ने अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेने का फैसला किया। आखिरकार मैंगटियान ने बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन किया और उसे जाओमी की तरफ से डायरेक्ट ट्रेनिंग मिलती है। यहाँ तक कि उसने खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए उसका नाम टूर्नामेंट में भी रजिस्टर किया। इसके बाद यी चैन फिर से मैंगटियान को तंग करने की कोशिश करता है, पर तभी फेंग्यू अचानक वहाँ पर आती है और मैंगटियान को डिफेंड करती है। मैंगटियान वहाँ से जाने लगता है, तभी फेंग्यू को अपनी हरकत पर शर्मिंदगी महसूस होती है। उसे लगता है कि वो मैंगटियान के लिए कुछ ज्यादा ही प्यार जता रही है। वो उसके बारे में सोचकर पागल हो रही थी। तभी वहाँ पर उसकी दोस्त आती है। वो अपने दोस्त के सामने नॉर्मल होने की एक्टिंग करती है। इसके बाद फेंग्यू और फेंगजू को उसके ग्रैंडफादर एक फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। उसके ग्रैंडफादर फेंग्यू को उनके बिजनेस एसोसिएट के बेटे गुआन से मिलवाते हैं। वो चाहते हैं कि उन दोनों की शादी हो जाए। हम देखते हैं कि मैंगटियान भी वहाँ पर वेटर का काम कर रहा था। फेंग्यू उसे वहाँ पर देखकर चौंक जाती है, पर वो बिना कुछ बोले शांत रहती है। जल्दी ही फेंग्यू अनकंफर्टेबल फील करते हुए उस रूम से चली जाती है, क्योंकि गुआन ने पहले अपने फ्रेंड्स के सामने उसे एम्बेरेस्ड फील कराया था और वो उसके साथ नहीं बैठना चाहती थी। आगे गुआन और फेंग्यू एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी मैंगटियान उनकी बातें सुन रहा था। फेंग्यू वहाँ से चली जाती है और यहाँ मैंगटियान को उनकी बातों से पता चलता है कि गुआन फेंग्यू को बचपन से तंग करते आ रहा है। इसकी वजह से मैंगटियान ने जानबूझकर गुआन के कपड़ों पर जाकर ड्रिंक गिरा दी और इस रीजन की वजह से मैंगटियान को जॉब से निकाल दिया जाता है। इसके बाद फेंग्यू मैंगटियान को मिलती है, पर वो उसके सामने नॉर्मल रहने की कोशिश करता है। वो फेंग्यू को इसके बारे में झूठ कहता है, क्योंकि वो उसे सच नहीं बताना चाहता था कि उसने फेंग्यू के लिए उसके कपड़ों पर ड्रिंक गिराई थी, पर फेंग्यू उसका झूठ पकड़ लेती है। इसकी वजह से मैंगटियान स्पीचलेस हो जाता है। फेंग्यू मैंगटियान का शुक्रिया करती है और उसे अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट करती है। वो दोनों अपने कैंपस के दोस्त सुनहाओ के रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं, जो मैंगटियान के बाद यूनिवर्सिटी का सेकंड मेल स्टूडेंट था। शुरुआत में फेंग्यू को वहाँ का फूड बिल्कुल पसंद नहीं आता, बाद में वो उस खाने को एंजॉय करती है। इसी बीच वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर ब्लश करने लगते हैं। घर आने के बाद फेंग्यू की दोस्त ने नोटिस किया कि फेंग्यू आज कुछ बदला बदला सा बिहेव कर रही है। वो उसे टीज करती है। दूसरी ओर मैंगटियान भी उनकी नजदीकियों के बारे में याद करके अपने दिल में फेंग्यू के लिए फीलिंग्स महसूस करता है। अगले दिन फेंग्यू को देखकर सारे कैंपस के स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं, क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी हाइजीन और क्लीनलीनेस की वजह से वहाँ का फूड ट्राई नहीं किया था। उसे वहाँ देखकर उसके सभी दोस्त भी हैरान रह जाते हैं। तभी सुनहा उन्हें बताता है कि फेंग्यू और मैंगटियान दोनों उसके रेस्टोरेंट में एक साथ डिनर करने आए थे। ये सुनकर फेंग्यू और मैंगटियान दोनों एम्बेरस हो जाते हैं। उन्होंने इस बात को अपने दोस्तों से छुपाने की कोशिश की। इसी बीच मैंगटियान को अपने छोटे भाई के स्कूल से कॉल आती है। वो अपने दोस्त के साथ फाइट करने की वजह से मुसीबत में पड़ गया था। उसने बताया कि उसके दोस्त ये बात मानने को तैयार नहीं थे कि वो क्वीन ऑफ MMA फेंग्यू को जानता है। तभी वो गेट के पास फेंग्यू से मिलता है और वो दोनों एक साथ स्कूल आते हैं। फेंग्यू को वहाँ पर देखकर सबको उसकी बातों पर भरोसा हो जाता है और इस तरह उन दोनों में झगड़ा खत्म होता है। फेंग्यू ने कहा कि वो हर महीने उन्हें ट्रेनिंग देने में मदद करेगी। कोच और सभी बच्चों ने उसका वेलकम किया और मैंगटियान के छोटे भाई को इसके लिए थैंक्स कहा। इसके बाद हम देखते हैं कि मैंगटियान अपने भाई और बहन को समझाता है और अपनी मॉम डैड के बगैर स्ट्रॉन्ग रहने के लिए मोटिवेट करता है। फेंग्यू को ये बात छू गई और वो इमोशनल हो गई और मैंगटियान ने फेंग्यू का शुक्रिया करने के लिए उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए इनवाइट किया। कुछ देर बाद वो लोग एक हॉट डॉग शॉप के पास एक कॉन्टेस्ट देखने आए। उस कॉन्टेस्ट में छोटे बच्चे हिस्सा नहीं ले सकते थे, इसलिए मैंगटियान और फेंग्यू ने उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का फैसला किया। कॉन्टेस्ट के दौरान वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए।
इसके बाद उन्होंने एक दूसरे का फेस साफ करने में भी मदद की। तभी उनके बीच मैंगटियान का छोटा भाई आ गया। दरअसल उसे भी फेंग्यू पर क्रश था। कुछ समय बाद मैंगटियान ने सुनहाओ के कैफे में काम करना शुरू किया। तभी एक दिन वहाँ पर यी चैन आता है और वो बहुत सारे खाने का ऑर्डर देता है। वो कहता है कि खाने की प्रेजेंटेशन बहुत ही खराब है और इस वजह से वो कोई भी खाना टेस्ट नहीं करता। इसके बाद वो मैंगटियान को सारे ऑर्डर का पेमेंट करने को कहता है। दरअसल वो उसे परेशान करने के लिए ही ऐसा कर रहा था, जैसा वो हमेशा से करता है। तभी वहाँ पर सुनहाओ और यान आते हैं और वो मैंगटियान को डिफेंड करने लगते हैं। यान को यी चैन बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसके बाद वहाँ पर बॉक्सिंग क्लब का कैप्टन बाओजी आता है और उसे चिल्लाता है। इस वजह से यी चैन फ्रस्ट्रेटेड होकर वहाँ से चला जाता है। बाओजी इस इंसिडेंट के लिए बाद में शर्मिंदगी महसूस करता है और वो मैंगटियान से इसके लिए माफी मांगता है। इस इंसिडेंट के बाद जियोमी और यान मैंग को घर तक छोड़ने आते हैं। जैसे ही वो तीनों वहाँ पहुँचते हैं, वो ये देखकर चौंक जाते हैं कि फेंग्यू यहाँ पर मैंगटियान के छोटे भाई बहन के साथ खेल रही थी। वो सारे मिलकर खाना खाने के लिए इकट्ठा होते हैं। खाना खाते वक्त यान पूछती है कि फेंग्यू और मैंगटियान के बीच में क्या चल रहा है। तभी जाओमी यहाँ तुरंत बात को बदल देती है। जब वो वहाँ से निकल रहे होते हैं, तब जाओमी फेंग्यू से यही बात पूछती है और उसे कहती है कि उसमें अचानक से बहुत से बदलाव आ गए हैं। वो कहती है कि शायद फेंग्यू मैंगटियान के लिए फील करने लगी है, पर फेंग्यू यहाँ छुपाते हुए इस बात को कवर करने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे मैंगटियान बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगता। और मैंगटियान यहाँ एक्सीडेंटली उनकी बातें सुन लेता है और उसे ये सुनकर बुरा लगा और उसने फेंग्यू के अपने पास आने की उम्मीद छोड़ दी। अगले दिन कैंपस में लाइब्रेरी में कुछ एक्टिविटी चल रही थी। तभी फेंग्यू वहाँ पर अचानक एंटर करती है। उसको वहाँ पर देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फेंग्यू ने चुपके से रोमांस थीम की बुक्स लिए और वो पढ़ने ही जा रही थी। तभी वहाँ पर मैंगटियान आ जाता है। उसे देखकर वो चौंक गई और उसने उस बुक को छुपा लिया। मैंगटियान उससे साइकिल के बारे में बात करने वहाँ आया था। मैंगटियान उससे कहता है कि वो उस साइकिल को ऐसे ही नहीं ले सकता, इसलिए वो उसे इसके बदले में कुछ देना चाहता है। ये सुनकर फेंग्यू बहुत ही नर्वस फील करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फेंग्यू अपने प्रोफेसर से किसी और का नाम लेकर अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है। इस पर प्रोफेसर उसे कहती है कि फेंग्यू अपनी फ्रेंड की जिस बॉयफ्रेंड की बात कर रही है, वो उसकी फ्रेंड को छोड़ देगा। ये सुनकर फेंग्यू बहुत परेशान हो जाती है और एक बार फिर से उनसे सलाह मांगती है। आखिरकार प्रोफेसर ने उसे करेज बनाए रखने के लिए कहा। घर आते वक्त फेंग्यू अपनी परेशानी को दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। इधर मैंगटियान के छोटे भाई को अचानक से पेट में दर्द होने लगता है। वहाँ पर जाओमी आती है और वो मैंगटियान के छोटे भाई को उठाकर तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ है। यहाँ पर ये पता चलता है कि वो फूड यी चैन ने भिजवाया था। मैंगटियान को ये पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो यी चैन के कैंपस में पहुँचता है और उससे ये बात कंफर्म करने लगता है। कैंपस का हेड उसे प्रॉमिस करते हुए कहता है कि वो इस बारे में यी चैन की इन्वेस्टिगेशन करेगा। फेंग्यू और उसके दोस्त भी मैंगटियान को लेने के लिए कैंपस में पहुंच जाते हैं। इस वजह से उन सब के बीच में तनाव बहुत बढ़ जाता है। प्रोफेसर उनके बीच आकर खड़ी हो जाती है। इस वजह से कैंपस के डायरेक्टर शाओ जेंग उन सबको डांटते हैं। उन्होंने मैंगटियान की स्कॉलरशिप कैंसिल करने की बात की। इसकी वजह से फेंग्यू और उसके दोस्त मैंगटियान को डिफेंड करते हैं और वो कहते हैं कि वो भी मैंगटियान के साथ कैंपस को छोड़ने के लिए तैयार हैं। मैंगटियान हमेशा से उस कैंपस को छोड़ना चाहता था, पर इस वक्त वो डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे एक और चांस दें, क्योंकि वो अपने भाई बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद मैंगटियान फेंग्यू से मिलता है और वो इसके लिए फेंग्यू का शुक्रिया करता है। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं, पर वो दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात कहने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते। मैंगटियान की वजह से फेंग्यू में बहुत बदलाव आ चुका है। वो छोटी छोटी बातों के लिए अप्रिशिएट करना सीख गई है। वो सारा दिन मैंगटियान के बारे में सोचकर मुस्कुराती रहती है। घर जाते वक्त फेंग्यू एक कैफे में गई जहां वो अक्सर जाया करती है। वो एक रैबिट क्लोन से मिलती है और उसके लिए कॉफी ऑर्डर करती है। फेंग्यू उस क्लोन से अपने प्रॉब्लम को शेयर करते हुए कहती है कि वो जिस इंसान को पसंद करती है उसके सामने वो जैसी है वैसी नहीं रह पाती, कैसे वो उसके सामने नेचुरल रहे। फेंग्यू की ये सारी बातें मैंगटियान सुन रहा था, जो कि उस रैबिट क्लोन के अंदर था। मैंगटियान को पता चला कि फेंग्यू उसी के बारे में बात कर रही है। फेंग्यू वहाँ से चली जाती है। उसे अभी तक नहीं पता था कि उस रैबिट क्लोन के अंदर मैंगटियान ही था। अगले दिन मैंगटियान यान के साथ अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। जब वो उसके साथ प्रैक्टिस कर रहा था, तब यान बार बार उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर जियोमी उसे डांटती है कि वो मैंगटियान का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैंगटियान कार वॉशर का पार्ट टाइम जॉब भी करता है।
तभी वहाँ पर जियोमी और यान उसकी मदद करने के लिए आते हैं। पहले तो मैंगटियान इसके लिए अग्री नहीं होता, पर वो उन्हें मना नहीं कर पाया। फेंग्यू को जब ये बात पता चली तो वो भी वहाँ पर अपनी कार लेकर आती है और प्रिटेंड करती है कि वो कार वॉश कराने के लिए वहाँ आई है। दरअसल फेंग्यू उसके दोस्तों के साथ मैंगटियन को मदद करना चाहती थी। वो सब मिलकर काम करते हैं और अपने इस काम को एंजॉय करते हैं। फेंग्यू यहाँ मैंगटियन की तरफ बार बार देख रही थी, तभी उसे पता चलता है कि मैंगटियन भी उसी को चुप चुप के देख रहा था। काम खत्म करने के बाद मैंगटियन ने उन सबको मदद के लिए शुक्रिया किया। अगले दिन फेंग्यू जाओमी को उसके साथ ताइक्वांडो एकेडमी में चलने के लिए कहती है, पर जाओमी इसके लिए मना करती है। उस वक्त फेंग्यू को मैंगटियन को इनवाइट करने का आइडिया आता है। वो कहती है कि उसने मैंगटियन के भाई बहन और उसके दोस्तों को ताइक्वांडो की ट्रेनिंग देने का प्रॉमिस किया है। मैंगटियन इसमें उसका असिस्टेंट बनने को तैयार होता है और उससे कंपनी देता है ताकि वो दोनों एक साथ और टाइम स्पेंड कर सके। तभी वहाँ पर सुनहाओ पहुँच गया और वो फेंग्यू से खुद को असिस्टेंट बनाने के लिए कहता है। ये देखकर मैंगटियन उसे कहता है कि ये उसकी जिम्मेदारी है क्योंकि वो दोनों उसके भाई बहन हैं। ये सुनकर फेंग्यू मैंगटियन की ओर देखकर मुस्कुराती है। इसके बाद फेंग्यू और मैंगटियन ताइक्वांडो एकेडमी में जाकर मैंगटियन के भाई बहन और उन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। क्लास खत्म होने के बाद मैंगटियन और फेंग्यू कैंपस में वापस लौट रहे थे। वो लोग ताइक्वांडो के बारे में बातचीत करते हुए जा रहे थे। वहाँ से चलते वक्त वो एक छोटे बच्चे के पास पहुँचते हैं जो रो रहा था क्योंकि उसकी गाइड पेड़ पर अटक गई थी। बिना कुछ सोचे फेंग्यू ने एक बड़ी सी जंप की और उस गाइड को पेड़ पर से निकालकर उस बच्चे के हाथ में दे दिया। फेंग्यू के काइंड नेचर को देखकर मैंगटियन इम्प्रेस हो गया और वो दोनों एक दूसरे को देखकर ब्लश करने लगे। कैंपस पहुंचने के बाद फेंग्यू ने मैंगटियन को बॉक्सिंग रिंग में इनवाइट किया। इसी बीच फेंग्यू मैंगटियन को बहुत सारे पंच मारती है और मैंगटियन सिर्फ अपने आप को डिफेंड कर रहा था। इस वजह से फेंग्यू उस पर गुस्सा आई और उसने उससे पूछा कि मैंगटियन को आखिर किस बात से डर लग रहा था। मैंगटियन ने अपने बचपन के उस हादसे को याद किया जब उसके डैड ने उनके अपोनेंट को मार दिया था, जिस वजह से वो अपनी जिंदगी में कभी फाइट नहीं कर पाया। ये सुनकर फेंग्यू उसे कहती है कि उसे अपनी पुरानी यादों को भूल जाना चाहिए और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। ट्रेनिंग के बाद मैंगटियन घर लौटता है। तब वो देखता है कि यी चैन पहले से उसके घर में मौजूद था, जो उसे फिर से एक चैलेंज देता है। पर इस वक्त मैंगटियन साहस के साथ उसके सामने खड़ा हुआ और वॉर्न करते हुए उसने उस दिन का इंतजार करने के लिए कहा जहां वो दोनों बॉक्सिंग रिंग में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। यी चैन को उम्मीद नहीं थी कि मैंगटियन उसे चैलेंज देगा। मैंगटियन को महसूस हुआ कि उसमें अब काफी कॉन्फिडेंस आया है। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कैंपस में पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है और सारे फीमेल स्टूडेंट इस पार्टी को अटेंड करते हैं। तभी पार्टी में मैंगटियन भी पहुंच जाता है, जिसे देखकर सब लड़कियों के होश उड़ जाते हैं। मैंगटियन वहां पर एक डिसेंट सा सूट पहन के आता है और सबके लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। फेंग्यू खुद को उसे देखने से रोक नहीं पाई। इसी के साथ वो इमेजिन करती है कि मैंगटियन ने उसे डांस के लिए अप्रोच किया है। उसी समय यान मैंगटियन के करीब जाने की कोशिश करने लगती है। तभी जियोमी उसे ऐसा करने से रोकती है। फेंग्यू ने देखा कि मैंगटियन पार्टी से जा रहा है तो उसने मैंगटियन का पार्क तक पीछा किया। उन दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की और शर्माते हुए मैंगटियन ने फेंग्यू को डांस सिखाने के लिए कहा क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी डांस नहीं किया था। इसी के साथ वो दोनों पार्क में डांस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर उन दोनों के बीच में एक रोमांटिक मोमेंट देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे की ओर देखकर स्माइल करते हैं। तभी मैंगटियन को शुरुआती दिन याद आता है जब फेंग्यू ने उसे इसी जगह पर पार्क में डांटा था। ये सुनकर फेंग्यू सिर्फ मुस्कुराती है। इसके बाद फेंग्यू मैंगटियन को अपने घर इनवाइट करती है और अपने छोटे भाई फेंगजाओ से मिलवाती है। तभी उसके भाई ने मैंगटियन को कहा कि मैंगटियन की वजह से उसकी बहन में बहुत सारे बदलाव आए हैं और मैंगटियन की वजह से ही उसका एटीट्यूड भी चेंज हो गया है। इस बात से फेंग्यू इरिटेट हो जाती है और उसने बात को बदलने की कोशिश की। फिर हम देखते हैं कि मैंगटियन और फेंगजाओ एक दूसरे के साथ बॉक्सिंग कर रहे थे और इसमें मैंगटियन जीत जाता है। इस बात से फेंग्यू इम्प्रेस होती है। वहाँ से जाने से पहले फेंग्यू का भाई मैंगटियन से फिर से उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बात करता है, जिस वजह से फेंग्यू उससे गुस्सा होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों टेरेस पर एक दूसरे से बात कर रहे थे। फेंग्यू अब मैंगटियन के साथ पहले से ज्यादा ओपन हो गई थी और उससे अपने पास्ट इवेंट्स और अपने ग्रैंडफादर के साथ उसके रिलेशंस को भी डिस्कस करती है।
मैंगटियान उससे कहता है कि फेंग्यू का उसे मोटिवेट करने में बहुत बड़ा हाथ है। उनके बीच ऐसे ही बातें चल रही थी कि तभी उन दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड मोमेंट बन जाता है जब उन दोनों के बीच बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। फेंग्यू ने मैंगटियान को अपनी कार से उसके वर्क प्लेस पर ड्रॉप किया और वो वहाँ से चली गई। जब मैंगटियान अपने काम पर पहुँचा तब वहाँ पर वो यैन को देखकर चौंक गया जो उसे मदद करने के लिए आई थी। काम करने के बाद वो दोनों मैंगटियान के घर वापस आते हैं और एक साथ डिनर करते हैं। तभी फेंग्यू भी वहाँ पर बहुत सारा खाना लेकर पहुँच जाती है। उसने यैन को मैंगटियान के क्लोज देखा तो उसने अपना माइंड चेंज कर लिया और वो वहाँ से चुपचाप चली गई। इसके बाद हम फेंग्यू को देखते हैं जो अपसेट होकर अकेली खाना खा रही है और खुद ही बड़बड़ा रही थी। तभी उसका भाई वहाँ आता है और वो गेस कर लेता है कि फेंग्यू को इस बात से जलन महसूस हुई है। कुछ समय बाद जियोमी फेंग्यू को मैंगटियान के करीब आने में मदद करती है। कैंपस में जियोमी यैन को मैंगटियान से दूर रखने की कोशिश करती है, पर यैन उसे ढेर सारा खाना ऑफर करती है जिसे वो मना नहीं कर पाती। उसने ये सब मैंगटियान के करीब जाने के लिए किया। फेंग्यू यैन और मैंगटियान को एक साथ वीडियो में देखकर गुस्सा होती है। इसी बीच जियोमी फेंग्यू से माफी मांगती है क्योंकि वो यैन के बनाए हुए खाने के लालच में आ गई थी। उसके बाद फेंग्यू ने यैन का मुकाबला करने के लिए खाना बनाना सीखने का फैसला किया। वो YouTube के वीडियो देखकर रातों रात शेफ जैसा खाना बनाना सीखती है। कुकिंग फिनिश करने के बाद फेंग्यू ने अपने भाई को खाना टेस्ट करने के लिए कहा। उसने उस फूड को टेस्ट किया। उसे फेंग्यू का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए उसके भाई ने वो खाना अपने एम्प्लॉयज के बीच बांट दिया, जिस वजह से उसके सारे एम्प्लॉयज के स्टमक में पेन होने लगता है। दूसरी तरफ मैंगटियान को ट्रेनिंग के बीच इंजरी होती है जिसकी वजह से वो अपना क्लोन का काम नहीं कर पाता। ये देखकर यैन क्लोन बनने को रेडी हो जाती है और मैंगटियान उसे मना नहीं कर पाया। उसी दिन फेंग्यू उसी कैफे में आती है और उस रैबिट को जाकर अपनी लव स्टोरी बताती है। जैसे ही उसकी स्टोरी खत्म हुई यैन ने अपने फेस पर से रैबिट का मास्क हटा दिया। उसे वहाँ देखकर फेंग्यू चौंक जाती है। फेंग्यू को यहाँ उससे पता चलता है कि जिस इंसान ने रैबिट का कॉस्ट्यूम पहना था वो असल में इतने दिनों से मैंगटियान था। वो सोचती है कि मैंगटियान को फेंग्यू की सारी बातों का पता चल चुका है। इसके बाद फेंग्यू जियोमी से जाकर ये बात शेयर करती है। जियोमी तो पहले से ही उनके रिलेशन के बारे में जानती थी। जियोमी ने नोटिस किया कि फेंग्यू का हाथ जल गया था। इस पर फेंग्यू उसे कहती है कि कुकिंग करते वक्त उसे ये चोट लगी थी। जियोमी को आखिरकार उसका जवाब मिल जाता है और वो फेंग्यू को मैंगटियान के नजदीक आने के लिए मदद करने का फैसला करती है। फेंग्यू अभी भी ऑकवर्ड फील कर रही थी। ये देखकर जियोमी उसे सलाह देती है कि उसे खुद को यैन से कंपेयर करना चाहिए, जो हमेशा मैंगटियान का दिल जीतने के लिए तैयार रहती है। कुछ समय बाद फेंग्यू पार्क में खड़ी थी, तभी वहाँ पर मैंगटियान आता है और उससे मिलता है। मैंगटियान को वहाँ पर देखकर फेंग्यू ऑकवर्ड फील करती है और कंफ्यूजन होने की वजह से वो सारी बातें भूल जाती है जो वो उससे कहने वाली थी। जब फेंग्यू अपने दिल की बात मैंगटियान को बताने वाली थी तभी बेल बजती है। इस वजह से उसे अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता, पर फेंग्यू गिव अप नहीं करती। वो इसके बाद तुरंत दूसरा प्लान बनाने लगती है जो कि उसका बैकअप प्लान होता है जिसमें वो कुकिंग करने वाली है। फेंग्यू सुनहाओ के घर जाती है और उसे खाना बनाने के लिए मदद करने को कहती है। फेंग्यू सुनहाओ से कुकिंग के लेसन्स लेकर उसकी प्रैक्टिस करती है और इस बार उसने पेट दर्द की दवाई को पहले ही अपने पास तैयार रखा था। ये देखकर जियोमी डर जाती है, पर फिर भी वो फेंग्यू का बनाया हुआ खाना टेस्ट करती है। उसका खाना टेस्ट करके वो फेंग्यू के खाने की तारीफ करती है। फेंग्यू उसे कहती है कि वो जल्द ही मैंगटियान को मिलने वाली है क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को ज्यादा देर तक नहीं छुपा के रख सकती। ये सुनकर जियोमी भी एक्साइटेड होती है और उसे एनकरेज करती है। इसी बीच मैंगटियान और सुनहाओ पार्क में बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर फेंग्यू आती है और सुनहाओ से बात करने लगती है। उन दोनों को क्लोज देखकर मैंगटियान को गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा ट्रेनिंग के दौरान पंचिंग बैग पर निकालता है। ये देखकर जियोमी उसके पास आई और उसे रोकने की कोशिश की। जियोमी ने मैंगटियान को कहीं चलने के लिए कहा। फेंग्यू और सुनहाओ दोनों मिलकर सबको फूड ऑफर कर रहे थे। ये देखकर मैंगटियान को और ज्यादा गुस्सा आता है, पर जियोमी उसे फोर्स करके वहाँ से जाने से मना करती है। तभी वहाँ पर यैन आती है और वो मैंगटियान को अपने हाथों से बना हुआ खाना देती है। पार्क में वो अपना फेस मैंगटियान के करीब ले आती है, तभी वहाँ पर फेंग्यू उन्हें एक साथ देखकर गुस्सा होती है और वहाँ से चली जाती है और इस बार वो अपना सारा गुस्सा पंचिंग बैग पर निकालती है। ये देखकर जियोमी उसे सलाह देती है कि वो अपने गुस्से को शांत करे। जियोमी उसे कहती है कि उन दोनों को बातचीत करने की जरूरत है। अगले दिन मार्शल आर्ट टूर्नामेंट चल रहा था। पहले मैच में मैंगटियान की जीत हुई और अगली बारी यी चेन की थी।
इस समय मैंगटियान सिर्फ खुद को डिफेंड कर रहा था। आखिरकार इस मैच में मैंगटियान के अटैक की वजह से यी चेन जमीन पर गिर जाता है। मैंगटियान को शाओ ज़ेंग की ओर से अप्रिसिएशन मिलता है और वो उसे कांग्रेचुलेट करते हैं। इसी के साथ उसकी जीत का जश्न मनाते हुए सारे दोस्त उसे रेस्टोरेंट में इनवाइट करते हैं। मैंगटियान अपने दोस्तों को देखकर बहुत ही खुश था, जो हमेशा उसे सपोर्ट करते हैं। सेलिब्रेशन के बाद यान अचानक वहां पर आती है और उसके साथ घर चलने को तैयार होती है। ये देखकर फेंग्यू को गुस्सा आता है और वो जेलस महसूस करती है, पर वो कुछ नहीं कर पाती। मैंगटियान के घर पर येन उसके भाई बहन के लिए खुशी खुशी कुकिंग करती है और डिनर के बाद जब वो जा रही होती है तो मैंगटियान उसे रोककर आखिरकार उसे क्लियरली बता ही देता है कि वो किसी और को पसंद करता है। यहाँ येन सैड होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कैंपस में मैंगटियान को येन एकदम नॉर्मली मिलती है। फेंग्यू को उसके ग्रैंडफादर कुछ दिनों के लिए ऑफिस में बुला लेते हैं, इसलिए वो कैंपस में नहीं आ पाती। मैंगटियान फेंग्यू को याद करने लगता है। दूसरी ओर फेंग्यू भी मैंगटियान को मिस कर रही थी। एक दिन जियोमी की सलाह लेकर मैंगटियान ने फेंग्यू को उसके ऑफिस में मिलने का फैसला किया। उसने उसके ऑफिस जाकर फेंग्यू को अम्यूजमेंट पार्क में आने के लिए इनवाइट किया, पर फेंग्यू इसके लिए मना कर देती है। ऑफिस से निकलने के बाद फेंग्यू मैंगटियान को मिलने के लिए उसके घर जाने का फैसला करती है और उसके लिए कुछ खाना भी ले लेती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि जियोमी और येन मैंगटियान के घर के सामने खड़े थे, जहाँ पर यी चेन और उसके दोस्त भी मौजूद थे। यी चेन मैंगटियान से बदला लेने के लिए वहाँ पर आया था। मैंगटियान अभी तक अपने काम से घर नहीं लौटा था। इस वजह से फेंग्यू और उसके दोस्त यी चेन को कैंपस में फाइट करने के लिए चैलेंज करते हैं और इस फाइट में फेंग्यू और उसके दोस्त उन लोगों को हरा देते हैं। ये लोग इस इंसिडेंट को मैंगटियान से सीक्रेट रखने के लिए एक दूसरे को बोलते हैं। जब मैंगटियान घर पर पहुंचता है तो उसने वहां पर उन तीनों को देखा। वो उनसे वहां पर आने की वजह पूछता है, पर उनमें से कोई भी उसे जवाब नहीं देता। वो सब मैंगटियान के भाई बहन के साथ येन का लाया हुआ खाना खाने में बिजी थे। फेंग्यू यहाँ थोड़ी अनहैप्पी लग रही थी, क्योंकि उसे मैंगटियान के साथ अपना खाना शेयर करने का और उससे अकेले में बात करने का मौका नहीं मिला। खाना खाने के बाद फेंग्यू अकेली घर के बाहर खड़ी थी। मैंगटियान ने ये नोटिस किया और वो उसके पास आता है। फेंग्यू उसे कहती है कि वो जानना चाहती है कि मैंगटियान ने उसे अम्यूजमेंट पार्क में क्यों बुलाया था, और वो उसे ये भी बोलती है कि वो अभी अपने काम पर फोकस करना चाहती है। अगले दिन फेंग्यू अपने ऑफिस जा रही थी, तभी वो मैंगटियान की बातें याद कर रही थी जो उसने पिछली रात उससे कही थी। उसे मैंगटियान के साथ अम्यूजमेंट पार्क जाना था, पर वो नहीं जा पाई। तभी अचानक उसे एहसास होता है कि उसका ड्राइवर उसे कहीं और लेके जा रहा है। ड्राइवर उसे कहता है कि मैम, फेंगजाओ सर ने आपको अम्यूजमेंट पार्क ले जाने के लिए कहा है। फेंगजाओ ने फेंग्यू के लिए गाड़ी में ही एक क्यूट सा आउटफिट भी रेडी करके रखा था। ये जानकर फेंग्यू हैरान रह जाती है। ड्राइवर उसे अम्यूजमेंट पार्क ले जाता है। इसी बीच मैंगटियान के साथ सब फ्रेंड्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फेंग्यू जब वहाँ पर नहीं पहुँचती तो वो लोग अंदर जाने ही वाले होते हैं, तभी पीछे से फेंग्यू अपने प्यारे से ड्रेस में वहाँ पर आ जाती है। मैंगटियान लास्ट मोमेंट पे उसे आता देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो सारे मिलकर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वो पार्क में अलग अलग राइड्स पर बैठकर एंजॉय करते हैं। इसके बाद वो सब हॉन्टेड हाउस जाते हैं। हम यहाँ पर उन दोनों का रोमांटिक मोमेंट देखते हैं। मैंगटियान फेंग्यू की ब्यूटी की तारीफ करता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। अगले दिन फेंग्यू मुस्कुराते हुए कैंपस आती है। वो मैंगटियान और जियोमी से मिलती है, जो प्रैक्टिस कर रहे थे। मैंगटियान उसे इतने दिनों बाद कैंपस में देखकर खुश लग रहा था। तभी येन वहाँ पर आके उन्हें इन्फॉर्म करती है कि शाओ ज़ेंग ने उन्हें बुलाया है। यहाँ शाओ ज़ेंग उन्हें MMA का एक इवेंट अटेंड करने के लिए बोलता है। कुछ दिनों बाद फेंग्यू के ग्रैंडफादर उसे गुआन से मिलने के लिए कहते हैं, जिसके साथ उन्होंने उसकी मैरिज फिक्स की थी। यहाँ तक कि गुआन फेंग्यू को लेने के लिए कैंपस आ जाता है। मैंगटियान वहाँ से गुजर रहा था, तभी उसने गुआन को वहाँ पर देखा। गुआन उसे फेंग्यू के बारे में पूछता है। तभी वहाँ पर फेंग्यू और जियोमी आते हैं। गुआन ने फेंग्यू को अपने साथ खाना खाने के लिए इनवाइट किया। फेंग्यू उसे मना करती है। तभी जियोमी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो फेंग्यू को एनकरेज करते हुए उसकी इनविटेशन एक्सेप्ट करने को कहती है। इसी बीच मैंगटियान चुपचाप दूर खड़ा रहकर ये सब नोटिस कर रहा था। जब गुआन और फेंग्यू रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, तभी जियोमी कैंपस के सभी स्टूडेंट्स को वहां पर मील के लिए उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहती है, और वो लोग एक एक करके सब वहां भरते जा रहे थे, जिस वजह से गुआन यहाँ पर बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। खाना खाने के बाद भी फेंग्यू मैंगटियान के बारे में सोच रही थी। दूसरी ओर मैंगटियान कैंपस वाले इंसिडेंट को याद करके परेशान हो रहा था। उसे देखकर लगता है कि वो जेलस महसूस कर रहा है। अगले दिन फेंग्यू और मैंगटियान दोनों ट्रेनिंग के दौरान एक दूसरे से बात नहीं करते।
जियोमी वहाँ पहुँचती है और वो रेस्टोरेंट के मील वाले इंसिडेंट के बारे में बात करती है। जैसे ही जियोमी वहाँ से चली गई, मैंगटियान ने मौके का फायदा उठाकर फेंग्यू से बात करनी शुरू की। वो उसे गुआन से दूर रहने के लिए वार्न करता है। वो कहता है कि तुम्हें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तुम्हें धोखा दे सकता है। यहाँ वो अपने दिल की बात फेंग्यू से अभी तक नहीं कह पाया। ये सुनकर जियोमी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो समझ नहीं पाती कि वो दोनों अपनी फीलिंग्स को इस तरह क्यों छुपा रहे हैं और सीधे सीधे अपनी दिल की बात क्यों नहीं बता देते। अगले दिन जब मैंगटियान कार वॉश कर रहा था तभी वहाँ पर गुआन आता है और वो मैंगटियान की सोशल स्टेटस को लेकर उसकी इंसल्ट करने लगता है। पर यहाँ मैंगटियान उसकी बातों को इग्नोर करके अपना काम करता रहता है। पर वो फिर भी जब नहीं रुकता तो मैंगटियान उस पर पानी डाल देता है और उसे फेंग्यू को नुकसान न पहुँचाने के लिए वार्न करता है। अगले दिन मैंगटियान सुनहाओ को मिलकर फेंग्यू को लेकर अपने दिल की बात उससे शेयर करता है। वो सोचता है कि सुनहाओ फेंग्यू के ज्यादा क्लोज है, पर सुनहाओ उसे कहता है कि वो उससे कब से दूर हो चुका है क्योंकि उसे पता है कि फेंग्यू के दिल में मैंगटियान के लिए फीलिंग्स है। ये सुनकर मैंगटियान चौंक जाता है। इसके बाद मैंगटियान साइकिल चलाते वक्त फेंग्यू के बारे में सोचते हुए जा रहा था। वो फेंग्यू से मिलने की प्लानिंग कर रहा था और उससे अपने दिल की बात कन्फेस करने का फैसला करता है। वो उस कैफे के पास आता है जहाँ पर वो क्लोन बनने का काम करता था। तभी उसने वहाँ पर फेंग्यू को देखा। उसने अपनी साइकिल पार्क की और फिर वो दोनों कैफे में आकर बैठ जाते हैं। तभी मैंगटियान उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है, जिसे सुनकर फेंग्यू सरप्राइज रह जाती है। उसके अचानक कन्फेशन से नर्वस होकर वो कैफे से बाहर आती है। मैंगटियान उसके पीछे आता है और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। आखिरकार वो दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात कन्फेस करते हैं और मैंगटियान उसे गले लगा लेता है और वो दोनों का एक स्वीट मोमेंट हमें देखने को मिलता है। अगले दिन फेंग्यू और मैंगटियान एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे और कैफेटेरिया में लंच एंजॉय कर रहे थे। एमएमए इवेंट के लिए मैंगटियान और उसके तीनों दोस्त एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, पर फेंग्यू उनमें शामिल नहीं हो पाती क्योंकि उसे अपने ग्रैंडफादर की वजह से दुबई जाना पड़ता है। इन लोगों का ये इवेंट उसी शहर में होता है जहां पर मैंगटियान पहले रहता था। इस बीच मैंगटियान अपने बॉस से मुलाकात करता है और अपनी नई गर्लफ्रेंड के बारे में उन्हें बताता है। इसके बाद वो उसी वाटर फाउंटेन के पास जाता है जहाँ पर वो अपने आप को आज अकेला महसूस कर रहा था। वो कुछ विश करके पानी में कॉइन डालता है। तभी वहाँ पर पीछे से फेंग्यू आती है। उसको देखकर मैंगटियान बहुत खुश होता है। फाउंटेन के पास बैठकर वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ब्यूटीफुल मोमेंट क्रिएट करने का वादा करते हैं। वो दोनों इसके बाद मैचिंग आउटफिट पहन के नाइट मार्केट में घूमते हैं, जहाँ पर मैंगटियान फेंग्यू के लिए उनकी रैबिट क्लोन वाली मेमोरीज को ताजा करने के लिए एक रैबिट डॉल खरीदता है। फेंग्यू मैंगटियान को गुड बाय करके दुबई जाने को निकलती है। जाते वक्त मैंगटियान उसे वही वाली रैबिट डॉल देता है जिसे उसने मार्केट से खरीदा था। ये देखकर फेंग्यू बहुत खुश होती है। अगले दिन मैंगटियान और उसके दोस्त वापस आने के लिए रेडी होते हैं, जहाँ पर सुनहाओ को ये पता चल जाता है कि मैंगटियान और फेंग्यू एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। पर अभी वो दोनों इस बात को सीक्रेट रखने के लिए अग्री करते हैं। कपल होने के बावजूद भी फेंग्यू और मैंगटियान एक दूसरे से बात करने में शाई फील करते हैं। कुछ दिनों बाद फेंग्यू घर वापस आती है और मैंगटियान को मिलने के लिए इनवाइट करती है। वो कैंपस के पार्क में एक दूसरे से मिलते हैं। उन दोनों को नजदीक देखकर यान जेलस फील करती है और वहाँ से चली जाती है। इधर फेंग्जो को भी फेंग्यू और मैंगटियान के रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है और वो भी उन दोनों का साथ देने के लिए मैंगटियान के छोटे भाई बहन को लुक आफ्टर करता है ताकि वो दोनों डेट्स पर जा सके। फेंग्यू और मैंगटियान बीच पर सी साइड का व्यू देखते हुए अपना टाइम स्पेंड करते हैं। वो लोग अपने हर लम्हे में अब खुलकर अपने प्यार का इजहार कर रहे थे। इसके बाद वो लोग वहाँ पर बाइसिकल राइडिंग का मजा लेते हैं। कुछ देर बाद फेंग्यू और उसके छोटे भाई को उनके ग्रैंडफादर बुलाते हैं, जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर फेंग्यू को मैंगटियान के लोअर स्टेटस की वजह से उससे दूर रहने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने उसकी शादी गुआन से फिक्स की है, पर फेंग्यू मैंगटियान से अपना रिलेशन खत्म करने को मना करती है। इसके बाद वो मैंगटियान को जाकर उसके घर मिलती है और उन लोगों के लिए नूडल्स बनाती है। वो सब साथ में बहुत खुश दिख रहे थे। अगले दिन फेंग्यू को कैंपस का हेड शाओजेंग बुलाता है और उसे उसके ग्रैंडफादर के कहने पर कैंपस से रिजाइन करने के लिए फोर्स किया जाता है। वो इसके लिए कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उनका फैमिली मैटर था, पर फेंग्यू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मैंगटियान को मिलने के लिए बुलाती है। अब सबको इनके रिलेशन के बारे में पता चलता है और उन लोगों के बारे में रूमर्स फैलने लगती हैं। ये सुनकर उसके ग्रैंडफादर मैंगटियान को उसके वर्क प्लेस पर मिलने जाते हैं और वो उसे फेंग्यू से दूर रहने के लिए कहते हैं। वो इसके बदले मैंगटियान की सारी जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार थे, पर मैंगटियान इसके लिए उन्हें मना कर देता है। वो कहता है कि वो हमेशा फेंग्यू का साथ देगा।
इसके बाद जब मेंगटियान अपने जॉब पर जाता है तो उसके ऑनर उसे कहते हैं कि उन्होंने उसकी जगह किसी और को हायर कर लिया है। यहाँ तक कि उसके घर की ओनर भी उसे वहाँ से शिफ्ट होने को कहती है। इसी बीच मेंगटियान हौसला रखने की पूरी कोशिश करता है। सुनहाओ की मॉम मेंगटियान और उसके भाई बहन को थोड़े दिन अपने घर रहने के लिए इनवाइट करती है। मेंगटियान उनको थैंक्स बोलता है। फेंग्यू के छोटे भाई से मेंग को पता चलता है कि ये सब उनके ग्रैंडफादर की वजह से हो रहा है। फेंग्यू मेंगटियान को मिलने जब उसके घर जाती है तो ओनर से पता चलता है कि वो वहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। फेंग्यू को जब अपने ग्रैंडफादर के बारे में ये बात पता चली तो वो कंफर्म करने के लिए उनके पास जाती है और उन दोनों में आर्ग्यूमेंट होता है, जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि मेंगटियान के फादर की वजह से उनके अंकल की डेथ हुई है। ये सुनकर फेंग्यू को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो मानने को तैयार नहीं थी कि उसके अंकल की डेथ के पीछे मेंगटियान के डैड का हाथ है। फेंग्यू तुरंत मेंगटियान के पास जाकर इस बारे में पूछती है। मेंगटियान दुखी मन से अपने डैड को इसके लिए जिम्मेदार बताता है। ये सुनकर फेंग्यू बहुत दुखी होती है। अब वो दोनों एक दूसरे से दूर रहने लगते हैं, यहाँ तक कि फेंग्यू उससे ब्रेकअप की सलाह देती है। मेंगटियान फेंग्यू से मिलकर बताता है कि किस तरह से उस हादसे के बाद उन सबके दिल पर गहरा असर हुआ था। जब फेंग्यू उसकी जिंदगी में आई तो उसे करेज के साथ जीने का हौसला वापस मिला। मेंगटियान अपने दोस्तों के सपोर्ट और फेंग्यू की वजह से अपने पुराने घर में वापस लौट आता है। फेंग्यू के साथ उसका रिलेशन अब पहले से थोड़ा सा बेटर था। इसी बीच गुआन फेंग्यू को अपने साथ आने के लिए इनवाइट करता है। पहले तो वो उसे मना कर देती है, पर जब वो मेंगटियान को देखती है तो गुआन की कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। फेंग्यू को लगता है कि इससे उसको मेंगटियान को भूलने में मदद मिलेगी। इसी बीच मेंगटियान उन दोनों के ब्यूटीफुल मोमेंट्स को याद कर रहा था। वो उनकी यादों को इतनी आसानी से नहीं मिटा पाता। कुछ समय के बाद गुआन मेंगटियान को जलील करने के लिए आता है। मेंगटियान का बॉस चुपके से ये सारी बातें सुन लेता है और वो इस बात को फेंग्यू के छोटे भाई तक पहुंचाता है। फेंग्यू का छोटा भाई तुरंत अपने ग्रैंडफादर को जाकर गुआन की इस हरकत के बारे में सीसीटीवी फुटेज के जरिए सबूत दिखाता है। उनकी बातचीत सुनकर उसके ग्रैंडफादर को गुआन का असली चेहरा पता चलता है। फेंग्यू गुआन को मीडिया के सामने एक्सपोज करने के इंटेंशन से लंच के लिए इनवाइट करती है। इसी बीच उसके ग्रैंडफादर भी गुआन की सच्चाई के बारे में पता करके बिना देरी के गुआन के डैड को कॉल लगाते हैं और उन दोनों की शादी कैंसिल कर देते हैं। गुआन की यह हरकत मीडिया की वजह से सब जगह फैल जाती है। कुछ समय बाद फेंग्यू मेंगटियान के भाई बहन और स्कूल के बच्चों को गुड बाय कहने जाती है, जिसकी वजह से मेंगटियान के भाई बहन निराश होकर उस रूम से जाने लगते हैं। फेंग्यू उन्हें छोड़ने के लिए सॉरी बोलती है और अपने घर उन्हें इनवाइट करती है। फेंग्यू उनकी स्वीट मेमोरीज को भुलाने की कोशिश करती है। मेंगटियान उसे कॉल करके कैफे में इनवाइट करता है जहाँ पर वो काम कर रहा था। इस मीटिंग के दौरान मेंगटियान फेंग्यू की उन सारी अदाओं व बातों का जिक्र करता है जो वो हर रोज देखा करता था। ये सुनकर फेंग्यू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेंगटियान को फेंग्यू ने उससे नफरत करने की बहुत सारी वजह दी, पर फिर भी मेंगटियान हमेशा उसे समझने की कोशिश करता है। मेंगटियान जब वहाँ से घर लौटता है तब अचानक वूजी नाम का एक शख्स उस पर अटैक करने लगता है। उसने मेंगटियान को किडनैप कर लिया और एक जगह पर बंद करके रखा। ये बात फेंग्यू को पता चलती है और वो तुरंत अपने दोस्तों को मेंगटियान का पता लगाने के लिए कहती है। आखिरकार फेंग्यू को पता चला कि ये काम गुआन और यी चैन का है। वो तुरंत वूजी के लोकेशन पर पहुंचते हैं और उसे कन्फ्रंट करते हैं। वूजी यहाँ प्रॉमिस करता है कि वो मेंगटियान को एक शर्त पर छोड़ देगा, जब फेंग्यू उसे हरा पाएगी। उन दोनों के बीच में फाइट शुरू होती है, पर ये बॉक्सिंग रिंग में नहीं होती बल्कि एक खतरनाक हाई एरिना में होती है। फेंग्यू वूजी का मुकाबला नहीं कर पाती। इसी दौरान वहाँ पर उनका मास्टर आकर मेंगटियान को वूजी से मुकाबला करने को कहता है। वो बताता है कि वूजी को वही हरा सकता है जिसे एक डेडली टेक्निक जिसे डेथ स्ट्राइक कहा जाता है वो आती हो, पर मेंगटियान को उस टेक्निक के बारे में पता नहीं था। तभी मास्टर कुछ समय में उसे वहीं पर वो टेक्निक सिखा देता है और वूजी और मेंगटियान में मुकाबला शुरू होता है। शुरू में वूजी को देखकर लगता है कि वो मेंगटियान को हरा देगा। उन दोनों की फाइट के बीच वूजी ने मेंगटियान को जोरदार पंच किया, जिस वजह से मेंगटियान नीचे गिर के बेहोश हो गया। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और वूजी और उसके गैंग को अरेस्ट कर लेती है। मेंगटियान को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहाँ पर उसकी हालत बहुत ही क्रिटिकल थी। सबको उसकी कंडीशन के बारे में पता चलता है। यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर को भी ये बात पता चल जाती है। फेंग्यू को मेंगटियान की फिक्र होती है। वो उसके साथ हॉस्पिटल में उसका ख्याल रखती है। इसी बीच फेंग्यू मेंगटियान के बदले कैफे में क्लोन का काम करके उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद करती है। इसी के साथ वो कार वॉश का काम भी करती है। उसके ग्रैंडफादर भी अब बदल गए थे और वो भी मेंगटियान के सिबलिंग्स की मदद करना चाहते थे।
कुछ समय के बाद मैंगटियान अपनी आंखें खोलता है। उसे देखकर फेंग्यू उसे हक करती है। जब मैंगटियान ठीक होता है तब वो दोनों एक साथ उनके अंकल के ग्रेव को विजिट करने जाते हैं। मैंगटियान को मिलकर उसे गुड बाय कहते हुए फेंग्यू अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वहाँ से जाने का फैसला करती है। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और उनके बीच के स्वीट मोमेंट्स को याद कर रहे हैं। फेंग्यू के चले जाने के बाद मैंगटियान अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता है। 1 साल बाद फेंग्यू अपने ग्रैंडफादर से मिलने अपने घर आती है। वो रैबिट डॉल को देखकर मैंगटियान को याद करती है। अचानक उसका छोटा भाई रूम में एंटर करता है और वो फेंग्यू से पूछता है कि क्या उसके दिल में अभी भी मैंगटियान के लिए फीलिंग्स हैं। इस पर फेंग्यू अपने इमोशंस को हाइड करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि वो मैंगटियान के बारे में नहीं सोचना चाहती, पर उसका भाई सब कुछ समझ जाता है। इसके बाद फेंग्यू का छोटा भाई मैंगटियान से मिलता है, जहाँ पर उसे अब उसके ग्रैंडफादर के बारे में सारी जानकारी पता चल चुकी है। वो मैंगटियान को बताता है कि उसके ग्रैंडफादर ने ही उसके फादर के बारे में अफवाहें फैलाई थी और असली दोषी वो थे। आखिरकार उसके ग्रैंडफादर ने कन्फेस किया कि उन्होंने फेंग्यू और मैंगटियान को अलग करने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि उन्होंने मैंगटियान के फादर की रेपुटेशन डैमेज करने की भी कोशिश की थी। ये सुनकर फेंग्यू हर्ट होती है। उसका भाई बाहर खड़ा रहकर उनकी सारी बातें सुन लेता है और वो वहाँ से चली जाती है। फेंग्यू के जाने के बाद उसका छोटा भाई उनसे गुस्सा होता है। फेंग्यू का छोटा भाई मैंगटियान के पास आकर उसे कहता है कि उसके पास एक और मौका बचा है। फेंग्यू को मैंगटियान का मैसेज मिलता है, जहां पर उसने फेंग्यू के लिए अपने जज्बातों को जाहिर किया था और उससे मिलने की इच्छा जताई। इस मैसेज को पढ़कर फेंग्यू ने वहां पर जाने का फैसला किया जहां मैंगटियान उससे मिलना चाहता था। वो दोनों उसी सिटी के वाटर फाउंटेन के पास मिलते हैं, जहां पर उन्होंने एक दूसरे के साथ रहने का प्रॉमिस किया था। आखिरकार इन सारी उलझनों के बाद मैंगटियान और फेंग्यू ऑफिशियली फिर से एक बार साथ हो जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। अब अगर आप इस सीरीज के अंत तक यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मोरल ऑफ द स्टोरी भी सुनते जाइए। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी भी अपनी लव स्टोरी एक रैबिट क्लोन से नहीं कहिएगा, वरना आप भी अंत में एक मार्शल आर्ट्स में ट्रेंड लड़की से प्यार कर बैठेंगे। जस्ट किडिंग गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।